मुझे इस केस में गिरफ्तार तो किया गया था। उस वक्त मैंने टारगेट तय कर लिया था कि ये लड़ाई काफ़ी लंबी लड़नी पड़ेगी। ये केस इतना बड़ा है और इस केस में पूरा सिस्टम जो है लगा हुआ है कि किस तरह हमको इस केस में सज़ा दी जाए। तो एक लंबी लड़ाई लड़ने की शुरुआत हमने शुरू में ही तय कर ली थी। ये हमारी खुशनसीबी थी कि हिंदुस्तान के जैसे इतने बड़े मुल्क के अंदर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास हुआ था, जिसका सहारा हमें मिला और हमने उस RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके बहुत से सबूत हमने जमा किए पुलिस डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो हमारी बेगुनाही साबित करने में काम आए। लेकिन इतनी उम्मीदों के बावजूद भी हमको पूरा यकीन था कि निचली जो अदालत है सेशन कोर्ट की, वो हमको बाइज्जत बरी कर देगी। हमने कोर्ट जाने से पहले लोगों को मिठाइयाँ बांटी कि आज हम रिहा होने वाले हैं। लेकिन जब हम अदालत पहुँचते हैं और जब फैसला सुनाया जाता है तो हमें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। हमको एक गहरा झटका लगा। हम बरी होने के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन हमको मौत की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद सिस्टम इस काम पर लगा हुआ था कि हमको किस तरह दूर कर दिया जाए। हम मुंबई की जेलों में थे, लेकिन हमें दूर की जेल, नागपुर जेल, अमरावती जेल में भेज दिया गया ताकि हमारे साथ हमारे घर वाले भी परेशान हों, उनको आने जाने में तकलीफ़ हो, मिलने ना पाएँ। खैर, नागपुर में जाने के बाद चंद कदम दूर पर एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे के उस पार तख्तेदार है, फांसी का फंदा है। उससे चंद कदम दूर एक कमरा है जिसमें मुझे बंद किया गया और उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे आसमान का एक छोटा हिस्सा नज़र आता था। उसी की देख कर अल्लाह से दुआएं किया करता था कि अल्लाह सब्र दे। वो ऐसा वक्त था कि सामने कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे क्या होगा। मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन हाई कोर्ट ने 4 साल तक कोई तारीख हमें नहीं दी सुनवाई की। तो ये किताब मैंने उस वक्त लिखी है जब हमें कोई तारीख भी नहीं मिला करती थी। मैं एक नज़्म है अल्लामा इकबाल की जो उसको गुनगुनाया करता था। उस नज़्म का नाम तस्वीर दर्द है। उसके चंद अशार हैं। हो यदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईने हैरान करके छोड़ूंगा। इन अशार से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं वो चीज़ें लोगों को बताऊं, दुनिया को बताऊं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं, जो लोग जानते नहीं हैं। उस वक्त मैंने ये किताब लिखना शुरू की। मैंने उन हर वाक़यात को एक जो है पोएम की शक्ल के अंदर उसको तरतीब देना शुरू किया। बाद में उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया और ये किताब तैयार की। इस किताब में मैंने बात लिखी है कि सच्चाई जो होती है हमेशा उसी की जीत होती है और हमें यकीन है कि सच एक दिन जाहिर होगा और हम बाइज्जत बरी होंगे। ये बात 2018 में मैंने इस किताब में लिखी थी और 2021 में हमको बाइज्जत बरी किया गया और दुनिया के सामने सच आ गया कि देश की जो है जो ऊंची अदालत है हाई कोर्ट ने, उसने ये लिख दिया, फैसला दे दिया कि सबूतों को गढ़ा गया था। इस केस के अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं है इस काबिल कि जो सज़ा देने के काबिल हो, जिसकी वजह से सज़ा दी जा सके। इस केस के अंदर, इस किताब के अंदर मैंने मेरी जो पहली गिरफ्तारी थी 2001 में, वहाँ से लेकर मैंने सज़ाए मौत तक की कहानी लिखी है।
पुलिस कस्टडी में क्या हुआ, उसके बाद जेल के अंदर क्या हुआ, और उसके बाद अदालत के अंदर किस तरह सबूतों को कोर्ट में लाया गया, किस तरह विटनेसेस को पढ़ाया गया, और किस तरह हमने डिफेंस तैयार किया। अपना एक मजबूत डिफेंस हमने ट्रायल कोर्ट में ही तैयार कर लिया था, और जिसका नतीजा हमें हाई कोर्ट से मिला। इस किताब को मैंने जब लिखा तो लिखने के बाद सबसे बड़ा काम जो जेल में था, इस किताब को बाहर भेजना। मैंने बहुत कोशिश की, जेल के लोगों से बात की, उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। कहा इसमें तुमने जेल वालों के खिलाफ भी लिखा है, अगर हमारे खिलाफ जो लिखा है उसको निकाल दे तो हम किताब बाहर भेज देंगे। मैंने इनकार कर दिया उसको निकालने से। फिर वहाँ पर जब जज की विजिट होती है हर महीने, फिर एक जज को मैंने किताब दी, और अब्दुल वाहिद साहब ने उस वक्त मुझे 2 फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट के कि किताब में कुछ भी लिखा जाए अगर, तो उसको पब्लिश कराने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, मटेरियल है, तो बाद में उस पर कार्रवाई के लिए कोई पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है। मैंने जज को जजमेंट दिया, जज ने उसको भेजने के लिए 2 साल लगाए। 2020 में मैंने जज को दिया था, और उसको बाहर इनके हाथ में जब पहुंची है तो 2 साल के बाद पहुंची है। फिर अब्दुल वाहिद साहब की कोशिशों से ये किताब 2024 में शाये हो गई, जब हम जेल के अंदर ही थे, हमारा फैसला नहीं आया था। इस किताब की में जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है, वो मेरे जज्बात की कहानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अदालत जब फांसी की सजा सुनाती है तो हमने देखा अपनी आंखों से कि हमारे घर वाले जो आए थे हमको मिलने के लिए, इसलिए मिलना चाह रहे थे कि पता नहीं मुलाकात होगी नहीं होगी, उनको हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। जब वो कोर्ट की दूसरी बिल्डिंग में खड़े होकर हमें देखना चाहते थे तो खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि ये अपने बच्चों को देख भी ना पाए। ये जुल्म कौन कर रहा था? ये जुल्म सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम कर रहा था। जेल वालों ने जुल्म किया, पुलिस वालों ने किया, अदालत ने भी जुल्म किया, निचली अदालत ने। अदालत को ये बात मालूम थी, सबूत उसके सामने मौजूद थे कि ये इनोसेंट हैं। अदालत ने जानबूझकर सबूतों को रोकने की कोशिश की कि वो सबूत जो इन्हें रिहा करने के काबिल हों उनको कोर्ट के रिकॉर्ड पर ना लाया जाए। उसने उन सारी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया। हमें उस दरख्वास्त को कबूल करवाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाकर वो सबूत जो है कोर्ट के रिकॉर्ड पर आए। लेकिन अदालतों का मामला ऐसा है कि वक्त इतना लगा देते हैं फैसला करने में कि आप देखिए 9 साल सेशन कोर्ट में केस चला, 10 साल जो है हाई कोर्ट में चला। गवर्नमेंट ने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में ताकि ये न हर्जाना मांग सकें न कुछ बोल सकें। तुम्हारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कब सुनवाई करेगा इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैंने देखा है जेलों के अंदर ऐसे बहुत से कैदियों को जिनको सजाए उम्र कैद होती है, उनकी सजा पूरी हो जाती है, 18 साल 20 साल वो सजा काट कर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसले 25 साल 20 साल बाद आते हैं। तो ये बाइज्जत बरी सिर्फ उसके ऊपर से एक दाग धोया गया, लेकिन उसकी जिंदगी पूरी खत्म कर दी गई। आज भी जेलों के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं पड़े हुए जिनको ये पता नहीं कि उन्हें जेल में क्यों डाला गया। उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनको सरकार की तरफ से वकील दिया गया, उनको सजा हो गई। हाई कोर्ट ने उसकी सजा को कंफर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने की उनके पास ताकत ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग आज भी जेलों में कैद हैं। मैंने ये किताब जब लिखा उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात मेरे जहन में थी कि दुनिया ये जाने, दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरह ये सिस्टम काम करता है। देखिए, हम बेकसूर थे, कोर्ट में हमको लाया जाता तो पूरा कोर्ट खाली करवा दिया जाता।
कोर्ट ओपन है, कानून के हिसाब से कोई भी कोर्ट में आ सकता है, चाहे किसकी भी प्रोसीडिंग चले। लेकिन पूरे कोर्ट से सारी पब्लिक को, सारी आवाम को बाहर कर दिया जाता था। यहाँ ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जज डर जाए, मजिस्ट्रेट डर जाए। रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया, मजिस्ट्रेट बोला जल्दी से इनको भगाओ यहाँ से काम करके, नाम पूछा और रिमांड डेट बढ़ा दी उसने, पुलिस कस्टडी बढ़ा दी। तो इस तरह जज पे प्रेशर डाला जाता है। उस वक्त मीडिया पुलिस की बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन हमारा भी उस वक्त नहीं आता, हमारी बात उस वक्त मीडिया में नहीं आती, तो ये लोगों को पता ही नहीं चलता कि असलियत क्या है। लोग यही समझते हैं कि जो पुलिस कह रही है वही सच है, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है। जब हम अदालत में पुलिस कस्टडी से हमको जुडिशल कस्टडी में भेजा गया, तो हमने अदालत में ये सारी बात सच सच बताई। पहली बार जब हम कोर्ट में पहुंचे और हमें मालूम पड़ा कि हमारे आज हमको जुडिशल कस्टडी भेजा जाएगा, तो एक खौफ और डर जो हमारे अंदर पैदा किया गया था, जो धमकियां हमको दी गई थी, उसकी परवाह किए बगैर हमने जब अदालत में अपनी सही बात कही दी, फिर हमने कंप्लेंट लिखकर कोर्ट को दी, सब सही सही बताया। कोर्ट ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ट्रायल कोर्ट ने किया उस पर। लेकिन चंद महीने पहले हाई कोर्ट ने उसी कंप्लेंट को मानते हुए हमको बरी किया कि उन्होंने पहले मरहले पर ही ये बात कह दी थी कि इनको झूठा फंसाया गया है और सबूतों को किस तरह गढ़ा गया है। इस केस के अंदर यहाँ पर असल में ज़्यादातर हजरात लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ कि हमने डिफेंस किस तरह तैयार किया था हमारे केस के अंदर। पुलिस जब सबूतों को गढ़ती है, तो आज कंप्यूटर के ज़माने में कॉपी पेस्ट काफ़ी करती है, उसको काफ़ी गौर से पढ़ना पड़ता है कि आखिर कहाँ से पकड़ में आ जाए कि इन्होंने सब चीज़ें कॉपी की हैं। हमारे केस में 7 डीसीपी थे जिन्होंने लोगों के कन्फेशंस रिकॉर्ड किए थे। 11 एक्यूज के कन्फेशंस थे। कन्फेशन न डीसीपी ने रिकॉर्ड किए और न एक्यूज ने दिए थे। सारे कन्फेशन एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस वालों ने तैयार की, डीसीपी के पास ले जाके खड़ा किया गया, वहां पर जबरन उससे सिग्नेचर ली गई। लेकिन गलती कहां हुई डीसीपी से कि 7 डीसीपी अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो गलतियां हैं और जो सीक्वेंस है वो सब एक ही लिख रहे हैं। ये बात हमने ट्रायल कोर्ट में भी जज को बताई, उसने नहीं माना, कहा ये माइनर मिस्टेक है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ये तो सबूत गढ़ने का सबसे बड़ा सबूत है, और सारे कन्फेशन को मानने से हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया। इन्होंने विटनेस बनाए कि हमने इनको देखा है कि ये बम की बैग लेकर ट्रेन में चढ़े थे और बिना बैग के ट्रेन से उतर गए थे। ये इनके विटनेस थे, इनकी पहचान के थे। हमने इनके बारे में कैसे मालूम किया? हम जेल में कैद थे, हमारे पास रिसोर्सेस कम थे, बाहर हमारी पहचान नहीं थी। विटनेसेस के नाम इन्होंने छुपा दिए थे, हमको बताए नहीं थे। चार्जशीट ट्रंकेटेड करके हमको दी गई थी, उनके पते नाम हमको कुछ मालूम नहीं। हमने जेल के अंदर जो पंचनामा होते हैं उसमें विटनेस की सिग्नेचर होती है। हमने दूसरे केसेस के जितनी चार्जशीट थी जेल के अंदर, जितनी चार्जशीट मिली हमको, हमने उनकी सिग्नेचर कंपेयर की। मालूम पड़ा कि कई कई केसेस के अंदर पंच बने हुए हैं, पंच बनने से काम किए हुए हैं। कई विटनेस थे जो आई विटनेस थे। एक आई विटनेस जो मेरे खिलाफ था, उसने कहा कि वो चर्चगेट गया था और वहाँ से ट्रेन में चढ़ा था। हमने सवाल किया भाई चर्चगेट क्यों गए थे? तो मैं एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर से मिलने गया था। जब हमने आरटी एप्लीकेशन की तो पता चला कि उस नाम का कोई कंपाउंडर वहाँ काम ही नहीं करता है। उस विटनेस के बारे में मालूम किया गया कि ये पहले से पुलिस के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये चीज़ हासिल करने के लिए भी इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि हमको पहले तो ये निकालना पड़ा कि हमारे केस में जो ऑफिसर्स हैं वो इसके पहले कहाँ कहाँ ड्यूटी करते थे। मामला आरटीआई से अपील से फिर सेकंड अपील में फिर जो है माहिती आयोग ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ये कोई छुपी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने उस पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन की कि इस ऑफिसर ने कितने केस की इंक्वायरी की है, वो केस नंबर हमको मिले। फिर हमने कोर्ट से उसकी फाइनल रिपोर्ट निकाली जिसमें विटनेसेस के नाम होते हैं। तो हमको पता चला कि बहुत से विटनेस जो है ये पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस स्टेशन में भी इनको इस्तेमाल किया है। इसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्टॉक विटनेस है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा कि ये पुलिस की स्टॉक विटनेस है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो मैंने इसका भी तस्करा इस बुक के अंदर किया है कि किस तरह आरटीआई का इस्तेमाल करते हुए मैंने सबूतों को जमा किया और किस तरह जज ने उन सारे सबूतों को इनकार किया, क्योंकि एक सिस्टमेटिक सेटिंग थी इनकी। प्रिजन अथॉरिटी उस वक्त पूरा सपोर्ट कर रही थी कि एक्यूज को अलग अलग करना, अलग अलग जेलों में भेजना, या आपस में कोई स्ट्रेटजी तय ना कर सकें केस के बारे में, इनको दूर रखना इनके घर वालों से। तो ये सब कोशिशें वहाँ से हुई। शुरू में प्रिजन के जेल के सुप्रिंट ने एटीएस के बड़े बड़े ऑफिसरों को जेल के अंदर आने की इजाज़त दी कि वो कुछ एक्यूज से मिलकर उनको वादा माफ गवाह बनवाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों ने अजीमत की राह अख्तियार की और सभी ने वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये झूठा केस, हमको झूठा फंसाया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, हम कोर्ट में जाके क्यों बोलें। ताज्जुब और हैरत की बात तो उस वक्त होती है जब अदालतों के कटघरे में खड़े होकर ये पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने संविधान की कसम खाई होती है झूठ बोलते हैं। ये खड़े होकर अपने भगवानों की शपथ लेते हैं और वहां खड़े होकर झूठ बोलते हैं, और वो भी पूरी ढट्टाई के साथ हंसते हुए। और जजेस को पता रहता है कि झूठ बोलते हैं और उसको भी वो पूरी तरह से रिकॉर्ड करता है उस झूठ को। और हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि अगर विटनेस जरा भी ट्रैक से हट रहा है तो जज ही वो काम करता है कि उसको उस ट्रैक पर वापस लाया जाए जो पुलिस का ट्रैक है, जो बनाया हुआ है। ये सब चीज़ें निचली अदालत में होती हैं, आज भी होती होंगी। हमने अपनी आंखों से इस चीज़ों का मुशाहिदा किया है। तो डिफेंस, किसी भी केस के अंदर डिफेंस को तैयार करना एक बड़ा मरहला होता है, और हमको जब विटनेसेस के नाम मालूम पड़े जिस वो कोर्ट के अंदर आए, उसके बाद ही हम लोगों ने उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की। वहाँ पहुँचने के बाद नागपुर में इस किताब को लिखने के बारे में मकसद मेरा यही था कि उम्मत के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो और वे जाने कि जब किसी मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाता है या किसी बेगुनाह को ऐसे केसेस में जबरन डाला जाता है तो किस तरह पुलिस मिशनरी सबूत को तैयार करती है और किस तरह जो है कोर्ट और प्रिजन उसका साथ देता है। और वो, लेकिन ये बात है कि जो सच्चाई है वो कभी छिपती नहीं है, वो हमेशा सामने आती ही है। कुछ वक्त के लिए उसको दबाया जा सकता है लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से बैठी थी कि अभी एक हजरत ने कहा है कि इस्तिताअत जितनी होती है जिसके अंदर, अल्लाह उसको उतना ही आजमाता है। हम उस लायक तो नहीं थे। मैं आपको सच बताता हूँ कि जब आखिरी वक्त था, फैसला आने वाला ही था, उससे कुछ पहले मैं दुआ करता था कि अल्लाह मेरे अंदर इस्तिताअत ख़त्म हो चुकी है, अब जेल के अंदर मैं रह नहीं सकता। इतनी तवील लंबी आजमाइश को गुजारना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह ताला ने मेरी बात कबूल की कि हाँ अब इस्तिताअत नहीं है, अब इसको छोड़ दो बाहर। तो मैं बाइज़्ज़त बरी बात, ऐसे पर अल्लाह का एहसान है और उसकी मदद है कि उसने हमको आप लोगों के बीच में लाके खड़ा किया। वरना मौत के मुंह से निकलना बहुत मुश्किल था, समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। मैं अपनी बात जो है एक शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि मौत के साये में लिखी है मैंने ये ज़िंदगी, तमन्ना है कि इसका हर लफ्ज़ बातिल को नागवार गुजरे।